हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन एचटेट की अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने पहले भी हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने पार्ट 1 करवाया था। प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ हमारी चल रही है 2023 की। आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे, यानी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ तक हमारा हो चुका था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इज शोन एज, यानी जो पैसा हमें शेयर की वारंटी के तौर पर मिला है उसको हम कैसे दिखाते हैं? शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अदर करंट लाइबिलिटीज़। यानी शेयर वारंट्स के तौर पर हमें पैसा मिला है तो उसको हम शेयर होल्डर फंड के तौर पर ही दिखाएंगे। उसको हम शेयर होल्डर का फंड, यानी शेयर होल्डर से हमें पैसा मिला है उसी को हम शेयर होल्डर फंड में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी डेटर्स के को हमने डिस्काउंट मिला है, उसके लिए हमने प्रोविज़न किया है, तो वो क्या है हमारा? डेटर्स के हमने जो डिस्काउंट दिया है उसके लिए हमने प्रोविज़न किया है, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं? एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ए चार्ज ऑन द रेवेन्यू, एन इनकम ऑफ द बिजनेस, नन ऑफ दिस। यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, आप प्रॉफिट का, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, यानी आपके पास जितना प्रॉफिट आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। एंड चार्ज ऑन द रेवेन्यू, यानी आप अपनी इनकम कम हो रही है। चार्ज का मतलब होता है इनकम पर खर्चा, सॉरी, आपकी जो रेवेन्यू है उस पर खर्चा है ये। इन इनकम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कोई आय है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है एक चार्ज ऑन द रेवेन्यू। यानी जो डेटर्स पर जो हमने डिस्काउंट है उसके लिए हमने प्रोविज़न किया है, तो वो हमारा क्या बनेगा? उससे हमारे इनकम कम हो रही है, यानी उस पर रेवेन्यू पर हमारा क्या है? खर्चा है, तो उसको हम दिखाएंगे ए चार्ज ऑन द रेवेन्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिश्मेटिक लीडर? 3 तरीके के लीडर होते हैं आपके उसमें से वन ऑफ द वन है करिश्मेटिक, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं करिश्मेटिक का मतलब होता है जो जादुई, एक तरीके से करिश्माई कह सकते हैं। करिश्माई का मतलब है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, जिसको देख के लोग उससे अट्रैक्ट हो, उसकी बातों से मोटिवेट हो, उसकी बातों को सुन के मतलब मन मोहित करने वाले, उनको करिश्मेटिक लीडर बोलते हैं, नेता बोलते हैं। यानी जिनकी बातों में जादू हो, जिनकी बात सुन के बड़ा मज़ा आए। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैं दे सकती हूँ वो है नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बातों को सुनकर हमें क्या होता है? हम उनकी बातों में मन मोहित हो जाता है। तो इन कौन सी विशेषता नहीं है पूछी है उन्होंने? विज़न एंड आर्टिकुलेशन, यानी दृष्टिकोण होगा उनका। एक पर्सनल रिस्क, यानी उनका जो व्यक्तिगत जोखिम वो लेंगे। सेंसिटिविटी टू फॉलोअर नीड, यानी वो अपने फॉलोवर जो हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनकी नीड के प्रति सेंसिटिव होंगे, यानी उन्हें उनकी जो फॉलोवर्स की, जो समर्थकों की जो नीड है उनको वो ध्यान में रखेंगे। कन्वेंशनल बिहेवियर, ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन आपके करिश्मेटिक, एक करिश्माई नेता की विशेषताएं होती हैं। वो अपने समर्थकों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं, वो व्यक्तिगत जोखिम भी लेते हैं और उनका एक दृष्टिकोण भी होता है। यहाँ पर जो कन्वेंशनल बिहेवियर है, यानी पारंपरिक जो व्यवहार है, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, कन्वेंशनल बिहेवियर। ए स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्सेज मेजर बिजनेस फंक्शन इज, यानी एक छोटा मुख्य ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारे व्यवसाय के जितने भी कार्य हैं उनको आउटसोर्स करता है, यानी उनको सोर्सेज प्रोवाइड करता है। बिजनेस बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो कि
आपके इंटरनल बैरियर को हटाता है, आपके एक्सटर्नल बैरियर को हटाने का काम करता है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन। जो एक नेटवर्क होता है डिजिटल का, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस के सभी काम्स की, सभी चीज़ों की, प्रोडक्शन की भी, सेल्स की भी, मार्केटिंग की भी, एडवर्टाइजमेंट की भी, मैनेजमेंट की भी। ठीक है। नेक्स्ट है लर्नर ऑर्गेनाइजेशन। लर्नर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो बिजनेस के लिए सभी तरीके से के काम्स को करता है, सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन मतलब साधारण संगठन, जो कि सिंपली बिजनेस के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी को करता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बनेगा आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल संगठन। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट क्रिएट ड्यूअल लाइन्स of authority and combined functional and product departmentalization is, यानी एक संगठन ढांचा जो कि ड्यूअल लाइन्स यानी डबल लाइन, दोहरी लाइन क्रिएट करता है, किसकी? अथॉरिटी की यानी आधिकारिकता की, और कंबाइन फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी जो विभागों को जोड़ता है, जो फंक्शन और प्रोडक्ट के विभाग हैं उनको जोड़ने का जो काम करता है, और दोगुनी लाइन क्रिएट करता है अथॉरिटी की, उसको हम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहेंगे, उसको हम कौन सा संगठन ढांचा कहेंगे, जिसमें डबल लाइन। आपके यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा ड्यूअल लाइंस। ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो बिजनेस के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, आपके सभी तरीके के फंक्शन करता है, आपके उत्पादन से संबंधित हो गए, आपकी मार्केटिंग से संबंधित हो गए। ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी बिजनेस के जो मेन फंक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं उनको करता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो कि आपकी प्रोडक्शन उत्पादन विभाग को भी देखता है और आपके फंक्शनल विभाग को भी देखता है, कार्यात्मक विभाग को भी देखता है। प्रोडक्शन स्ट्रक्चर यानी वो ढांचा जो कि उत्पादन से संबंधित कार्य को देखता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा वो आपका बनेगा मैट्रिक ढांचा, मैट्रिक्स ढांचा या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है आपके एचटेट की प्रिपरेशन में, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो और बनाऊं आपके लिए, तो आप इस चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए और लिखिए कि भाई और वीडियोज़ बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एक प्रभावी संप्रेषण का बैरियर, बाधा नहीं है? नहीं है पूछा है, बाधा नहीं है। फिल्टरिंग मतलब हर चीज़ को फिल्टर करके बोलना, जो एग्जैक्ट बात है वो नहीं बताना, बात को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बोलना। सिलेक्टिव परसेप्शन यानी आपने पहले से ही एक अवधारणा बना ली है कि मुझे जब मैं बात करूँगा तो वो सुनेगा नहीं, जब मैं बोलूँगा तो वो मानेगा नहीं, तो यानी आपकी अवधारणा पहले से ही बनी हुई है। ठीक है। इंटरनल इंटरेस्ट लेवल यानी आपका रुचि का जो स्तर है, किस लेवल तक आपका इंटरेस्ट कितना है आपका उस कम्युनिकेशन में। इमोशंस यानी आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर आपके ये तीनों ऑप्शन आपके लिए बैरियर हैं, यानी आप इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं, आप नहीं इंटरेस्ट लेना चाह रहे, आपकी फीलिंग नहीं है, आप उनके साथ बात करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो ये सारे क्या हैं, यहाँ पर बैरियर है। लेकिन जो सी ऑप्शन है वो एक बैरियर नहीं है, इंटरेस्ट लेवल, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट राइट डज ए कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसने क्या बोला कि एक उत्पादक एक कंज्यूमर के साथ, एक कंज्यूमर यानी एक उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है कि उसके साथ कोई अन्याय होता है व्यापारिक ट्रेड की कामों में और उसका शोषण होता है, तो उसके पास कौन सा अधिकार है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार,
राइट टू सीक रिड्रेशल, यानी शिकायत करने का अधिकार, नन ऑफ दिस। अगर किसी का शोषण होता है तो शोषण में यहाँ से आप आंसर लगा सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन। किसी का अगर शोषण होता है तो उसको शिकायत करने का अधिकार होगा। सूचना तो वो लेगा नहीं अगर उसकी शिकायत हो रही है, उसका शोषण हो रहा है, ना ही वो इक्वलिटी के लिए बोलेगा, यानी वो सबसे पहले क्या करेगा, शिकायत करेगा। तो उसके पास राइट है, राइट टू सीक रिड्रेशल। The drive to become what a person is capable of becoming is called, यानी वो ड्राइव, वो मोटिवेट करने की वो चीज़ जो कि एक पर्सन कैपेबल है, एक पर्सन योग्य है बनने के लिए, उस रास्ते पर जाने के लिए उसको कौन मोटिवेट करेगा। यानी आपको पता है कि मैं उस रास्ते पर, मेरे पास योग्यता है, मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे पास योग्यता है कि मैं स्टेट क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करेगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वयं आत्मसातीकरण, सेल्फ एस्टीम, आत्म मतलब खुद की एक वैल्यू क्रिएट करना सोसाइटी में, खुद की एक इमेज बनाना सोसाइटी में। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को महसूस करना कि मैं क्या हूँ, स्वयं को महसूस करना, रियलाइज़ करना कि मैं क्या हूँ। एंड सेल्फ मोटिवेटिंग, खुद को मोटिवेट करना। ये सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन सबसे एग्जैक्ट जो आंसर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी योग्यता को समझना। ठीक है, अपनी योग्यता को समझना, यानी वो ड्राइव जिसमें आप खुद को समझ पाते हैं, तो वो आपका एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत क्या चीज़ इनकरेक्ट है, क्या चीज़ गलत है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट ऑफ ए लेडीज सोशल वर्कर। ठीक है। स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। यानी डिस्ट्रिक्ट को जो फोरम होगी उसमें एक लेडी, मतलब एक महिला वर्कर भी होगी उनके साथ। जो स्टेट कमीशन होगा उसमें एक पर्सन होगा जो कि हाई कोर्ट का जज होगा। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 4 मेंबर होंगे। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट जो रिड्रेशल कमीशन होगा उसमें एक पर्सन होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। तो यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आपका 2019 में आया था। ठीक है। इसमें अगर कोई शिकायत करता है, ठीक है, तो 3 आपके कमीशन बने होते हैं। एक आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक आपका होता है स्टेट लेवल पर, और एक आपका होता है नेशनल लेवल पर। 3 लेवल्स पर आपके कमीशन बने होते हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर। ठीक है। अगर आपका केस 50 लाख तक का है, अगर आपका केस 50 लाख तक का है तो आप जिला कमीशन में जाते हैं। अगर आपका केस राज्य स्तर तक, अगर आपका केस 50 लाख से 2 करोड़ तक का है तो आप राज्य कमीशन में जाएंगे। और अगर आपका केस 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप नेशनल कमीशन के पास जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उनकी उसके बारे में कितने क्या मेंबर होंगे। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होगा वो होगा, एक तो आपका प्रेसिडेंट होगा, प्लस 3 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, 3 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। और इसमें एक कौन होगी, एक कोई भी लेडी वुमन, मतलब एक महिला होगी। स्टेट में बात करते हैं प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, और उसमें भी एक लेडी होगी, एक महिला होंगी।
नेशनल में बात करते हैं तो उसमें आपका प्रेसिडेंट होगा प्लस 4 मेंबर्स होंगे, 4 सदस्य होंगे और उसमें भी एक लेडी होगी। जो प्रेसिडेंट होगा इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा आपका, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका मतलब कोई भी अधिकारी हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, IAS वगैरह, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो स्टेट लेवल पर जो होगा, स्टेट लेवल पर आपका होगा हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का कोई भी जज होगा प्रेसिडेंट जो होगा। और नेशनल लेवल पर जो होगा वो होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का जज। समझ में आ गई आपको ये, जो कि आपकी रिड्रेशल कमीशन होता है, यानी शिकायत के लिए आप किस कमीशन पे जाएंगे उससे संबंधित सारी चीज़ें। अब करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर। हमने पढ़ा था एक महिला होगी, बिल्कुल सही बात है। स्टेट कमीशन में आपका एक व्यक्ति होगा जो कि कौन होगा, जो कि हाई कोर्ट का जज होगा, बिल्कुल सही बात है, वो हमने पढ़ा था। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने हमने क्या पढ़ा था, 4 मेंबर नहीं होंगे, 3 मेंबर होंगे, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। और नेशनल में आपका क्या होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। डेप्रीशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, जो डेप्रीशिएशन है, ह्रास होता है, वो क्या होता है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, बोथ ए एंड बी। यानी आप किसी एसेट्स का डेप्रीशिएशन कर रहे हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, एसेट्स का, यानी आपके पास जितनी संपत्ति उसका वैल्यूएशन, यानी उसकी वैल्यू निकालना, मार्केट वैल्यू कितनी है, बाजार में कितनी वैल्यू है। यानी यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन होता है वो होता है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी जो आपका खर्चा लग रहा है उस पर आपका उस खर्चे को, उस कॉस्ट को अलोकेट करना कि किस संपत्ति पर कितना खर्चा हुआ है उस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर डिविडेंड रिसीव हो रहा है आपको, डिविडेंड किस पर रिसीव होता है, डिविडेंड हमें उस पर रिसीव होता है जहाँ पर हमने पैसा लगाया हो, जहाँ से हमने शेयर होल्डर लिए हों, प्रेफरेंस हो सकते हैं, आपके इक्विटी हो सकते हैं। तो अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो आपने पैसा लगाया था, पैसा लगाया मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया है, तो आपकी सीधी सीधी कौन सी एक्टिविटी बन जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, निवेश क्रियाएं, ठीक है, क्लियर। ये जो क्वेश्चन है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आप सभी जरूर देख कर जाए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है हर बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। डेप्रीशिएशन इज अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर, जो डेप्रीशिएशन है वो एक अमोर्टाइजेशन होता है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, यानी जो हमें दिखाई ना दे, जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गए, तो उनका जो खर्चा होता है वो अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन है वो एक अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर है बिल्कुल सही बात है। स्टॉक एंड द एंड इफ अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट, इसने क्या बोला, इनकरेक्ट हमें बताना है। जो स्टॉक, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है उसको हम ट्रायल बैलेंस में से अगर दिख रहा है तो उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिक्स कॉस्ट रिमेन रिलेटिवली अनएफेक्टेड इन ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी फिक्स्ड कॉस्ट है वो अनएफेक्टेड रहती है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बिल्कुल फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फिक्स्ड एसेट्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एट देयर मार्केट वैल्यू, ये बिल्कुल गलत बात है। फिक्स्ड एसेट को बैलेंस शीट में हम उनकी मार्केट वैल्यू में नहीं दिखाते, बल्कि उनको हम उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू में दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट
जो होती है, एक आपका कन्वेंशन भी है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं उन सभी को आप किस में दिखाते हैं, उन सभी को आप अपनी उसमें हिस्टोरिकल वैल्यू में ही दिखाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर्स हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। इसने क्या बोला है कि जो रेंट आपने, आई थिंक कुछ लाइट का इशू हो चुका है, तो इस वीडियो को हम आगे, इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की और वीडियोस और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और एक क्वेश्चन जो मैं देना चाहती हूँ आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन है कि अगर आपके पास पार्टनर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, in the absence of partnership deed, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मुझे बताइए कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, किस तरीके से होती हैं। अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।